अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। हम उन मौक़ों की बात कर रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हल की बात कर रहे हैं कि मसाइल तो बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, लेकिन मसाइल जितने दिखाए जा रहे हैं उतने हैं या नहीं, और मसाइल पर बहुत बात हो चुकी। थोड़ा हल तलाश करें कि पाकिस्तान को अगर बाहर निकालना है किसी बहरान से, एक जमूद से इस जमूद को तोड़ना है, एक वही साइकिल ऑफ क्राइसिस यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड IMF, और फिर उसके बाद कंडीशनैलिटीज़ और टैक्सेस, और फिर ख़ास तौर पे रोज़गार के मौके, क्योंकि इस वक्त सब में अहम मसला नौजवानों का और ओवरऑल मजमूई तौर पर कौम का ये है जी कि उनको इजाफी आमदनी या आमदनी को बढ़ाने के ज़राए ढूंढने हैं। तो उस हवाले से कुछ प्रोग्राम्स आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि ऑथेंटिक और साथ साथ जो सरकारी सतह पर इनिशिएटिव्स क्या हो रहे हैं उनको भी आपके सामने रखें, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद मौक़ों पर और कितना पोटेंशियल है, क्योंकि आप ये हर तरफ से सुन रहे हैं कि ये मसला या ये परेशानी या यूँ नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं करना। कल भी हमने बात की थी कल्चर ऑफ इनोवेशन पे कि किस तरह इस खौफ को कि हम हार जाएंगे, इस खौफ को कि हम शिकस्त हो जाएगी, हमने ख्वाब देखना छोड़ दिए यानी, और हमने आगे बढ़ना छोड़ दिया। और मईशत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम फंस कर रह गए चंद बुनियादी सेक्टर्स के अंदर, जिसमें टेक्सटाइल सरे फहरिस्त है। हुकूमत की तमाम तरजीहात, हुकूमत के तमाम सब्सिडीज़, सालों से अरबों डॉलर्स की इस वक्त इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर्स की इस वक्त सब्सिडीज़ और जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो कभी कर्ज़ों की सूरत में, कभी इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, कभी गैस की सूरत में अगर जा रही है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर को जा रही है, जबकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। एग्रीकल्चर ज़राअत तकरीबन जो GDP का 22% हिस्सा है, 1/3 लेबर फोर्स को इस वक्त एम्प्लॉय करता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी मौजूद है। अगर हम ज़रूरी शोबे में ही काम करें और नौजवानों को तरीके सिखाएं तो इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। SIFC इसमें काम कर रहे हैं और कुछ चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से हम भी हाईलाइट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज 2 या 3 चीज़ें जिस पर हम मजमूई तौर पर बात करेंगे। एक तो चकवाल में जैतून वैली का क़याम हुआ। ये जैतून वैली क्या है, इसके मकासद, इससे हासूल, इस तक कैसे लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसका पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो ग्रीन इनिशिएटिव हमने इससे पहले जिक्र भी किया था चोलिस्तान वाला, डिटेल में बात हुई थी, लेकिन नौजवानों के पर्सपेक्टिव से वो इसमें हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं और इसमें हिस्सेदार बन के पाकिस्तान की मईशत और अपने लिए भी इस पर कुछ कर सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल उठाएंगे। साथ साथ बहुत से और क्रॉप्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है, वो कौन सी हैं, और वैल्यू एडिशन पे काम क्या हो सकता है जो कि शायद घरों से बैठ के ख़वातीन भी कर सकती हैं, और इसके लिए क्या उनके पास सोर्स ऑफ लर्निंग है कि किस तरह सीख सकते हैं। ये सारे अहम सवाल उठाते हैं। डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप माहिर तालीम भी हैं, तज़िया निगार भी हैं, इन उमूर पर गहरी नज़र भी रखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब पहले ये फरमाएं कि ये जो चकवाल में जैतून वैली है इसके बारे में थोड़ा बयान करें कि ये क्या है, नौजवान कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, सरमायाकार कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कारोबार के यहाँ क्या मौक़े हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इनिशिएटिव है क्या, मईशत को क्या फ़ायदा होगा, खदो ख्याल मजमूई बयान करें इस प्रोजेक्ट के ज़रा पहले। शुक्रिया सफ़ान खान। देखिए, चकवाल एक पोठोहार का इलाका है और वहाँ का चंद बरस पहले तक मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर नहीं था, बल्कि ये उन अजला में शामिल था जहाँ के लोग आर्मी में एज ए सोल्जर भर्ती होकर काम करते थे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने चकवाल में एक ऑलिव रिसर्च सेंटर कायम किया। उसके ताउन के साथ और उनकी स्ट्रेटजी के साथ लोकल फार्मर्स को एनकरेज किया गया। इसी तरह एरिड यूनिवर्सिटी, बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ने भी उनके साथ कोलैबोरेट किया। तो इस तरह से उन्होंने एक टारगेट मुकर्रर किया कि यहाँ हम आजमाइशी बुनियादों पर जैतून के पौधे लगाते हैं, और वो काश्त बहुत ही कामयाब हुई। इस हद तक कामयाब हुई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चकवाल को ऑलिव वैली करार दिया। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि गवर्नमेंट के साथ साथ 2 और तबकात काबिल जिक्र हैं कि जिन्होंने इस वैली को पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव बनाने, बल्कि ग्लोबल सतह पर काबिल फ़ख्र बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। उनमें एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े ग्रुप्स ने वहाँ ज़मीनें ली और ज़मीनें वहाँ बेकार पड़ी थी, उनकी लैंडस्केपिंग हुई, उनकी लेवलिंग हुई और वहाँ मेहनत हुई और वहाँ पौधे लगाए गए जैतून के जो उस रिसर्च सेंटर ने मुहैया किए। और दूसरा जिस तबके ने इसमें हिस्सा लिया वो बाकी अजला के लिए मिसाल है। वो चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले
बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, तारकीन वतन है, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, तो उन्होंने भी एनकरेज किया। नतीजतन 2022 और 23 के आदाद-ओ-शुमार बड़े हौसला अफजा है कि जो टारगेट मुकर्रर किया गया उससे ज़ायद पैदावार हुई। फिर इसमें एक और बहुत खुशाइंद पहलू ये सामने आया कि जो प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले में भेजा गया, तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो बहुत हौसला अफजा है कि चकवाल में पैदा होने वाले जैतून की क्वालिटी दुनिया में मारूफ स्पेन और इटली में पैदा होने वाले जैतून के करीब करीब है। अच्छा। अब साथ ही पैरेलल वैल्यू एडिशन का काम शुरू हुआ है और इसमें बेपनाह इम्कानात हैं। अभी ये बहुत ही हम्बल स्टार्ट है कि इस रा जैतून को सीधा मंडी में या मार्केट में लाने की बजाय अगर वहां मशीन लगे और इसका ऑयल निकाला जाए, फिर उस ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट के लिए रिफाइन किया जाए, पैक किया जाए, इसमें निजी शोबे को भी आगे आना होगा और हुकूमत को भी इसकी हौसला अफजाई करनी होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि परेशान हाल पाकिस्तानियों के लिए जिला चकवाल के अंदर ये सक्सेस स्टोरी और जैतून के बागात, वहां जहाँ टीले थे, बंजर जमीन थी और कोड़ियों के भाव भी जमीन नहीं बिक रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अच्छा, और ये बता सकते हैं कि अभी आपने कहा हम्बल स्टार्ट है, तो ये कुछ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स भी हम अगर क्वांटिफाई कर सके ऐसे कि कितना अभी कितना प्रोडक्शन है या कितना हो सकता है प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट बिल पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है? आर देयर एनी नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स गोंदल साहब? देखिए, नंबर्स के लिए तो थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। हम्बल मैंने इसलिए कहा कि अभी वो काबिल जिक्र नहीं है। अभी सिर्फ गवर्नमेंट साइड पे कुछ मशीनें लगाई गई हैं, मैंने खुद वहां जाके विजिट किया है और फ्रेश ऑयल निकलवा के खरीदा है और जो ऑयल स्टोर्स में मौजूद है वो ऑयल कई मराहल के बाद शेल्फ तक पहुंचता है। तो इसलिए मेरा इशारा इस तरफ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 रुपए के जैतून को प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन के साथ 10 रुपए 20 रुपए तक बेच सकते हैं। तो हम्बल इस वजह से है कि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इसकी कंपेन करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें मतलब यानी बड़े कॉर्पोरेट गुड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि तेलों की जो मशीन है इस हवाले से, यानी जो अगर इसको वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं तो इसमें अपॉर्चुनिटी इस हवाले से है कि एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स आ सकते हैं, फिर रोजगार के मौके भी हो सकते हैं, तो इस हवाले से आप हाईलाइट कर रहे हैं? जी, मैं इस हवाले से भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हवाले से भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि किसी भी कौम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला सक्सेसफुल मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद बनाया गया और चकवाल इस पे आता है और इससे पहले चकवाल लाहौर या इस्लामाबाद से जाना काफी दुश्वार था। यहाँ सड़कें मोटरवेज ठीक हो, मंडी से मार्केट तक रसाई बेहतर हो जाती है और लोग एनकरेज होते हैं, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है। इसलिए चकवाल को इस मोटरवे का भी फायदा हुआ है उनके दीगर वाक़ ऑफ लाइफ में भी और जैतून की काश्त के अंदर भी, कि जो कुछ उगाना है उसको किसी जगह पहुंचाना है, स्टोर करना है, तो सड़कें बेहतर हुई हैं। अब जो है शहरों के लोगों को मैं ये समझता हूं कि चकवाल की वैलीज इतनी खूबसूरत हैं कि अपना नाश्ता बनाएं, अपना खाना अपनी गाड़ी में रखें और वहां किसी भी जगह आप चले जाएं, अपने चंद घंटे भी वहां गुजारें और इसके बागात को भी विजिट करें, तो इंशाल्लाह शहरों के लोग जिनके पास निस्बतन ज्यादा वसाइल हैं वो फिर इसकी वैल्यू एडिशन। इस दौरान आपने एक बात की है कि इसकी जो क्वालिटी है वो कहते हैं आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में भी बेहतर है। ऐसे और कौन कौन से क्रॉप्स हैं, आपने क्योंकि स्टडी की हुई है, जिन पे अगर काम किया जाए जो या तो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं या ऐसे क्रॉप्स जिन पे काम किया जाए तो उनकी क्वालिटी वो आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एट पार है या उससे भी बेहतर है? ऐसे और क्रॉप्स हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें हर मुल्क और हर कौम अपने फख्र का जिक्र करता है जी। अनफॉर्चुनेटली हमें आदत पड़ गई है कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हम मसाइल का ज्यादा जिक्र करते हैं और पॉजिटिव बातें आगे शेयर भी नहीं करते। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मसला चकवाल ही में एक क्लरिकल जॉब करने वाले लड़के के घर में मैं गया, फेसबुक से उसका कांटेक्ट लेके, तो वो चंद मरलों के घर के अंदर रह रहा था, लेकिन किसी से कोई कनाल के करीब जमीन लेके, तो वहाँ आइसबर्ग
जो एक वैल्यू क्रॉप कहलाती है, जिसको बर्गर में यूज किया जाता है और बड़े बड़े जो फूड के इदारे हैं या कंपनियां हैं। और इसी तरह चेरी टमाटर है, इसकी बहुत कीमत होती है। जब आम मंडी में टमाटर, टेबल टमाटर जो है वो 100 रुपए होता है, तो ये बड़े स्टोर पर 700-800 रुपए किलो बिक रहा होता है। इसी तरह से इस तजर्बे से लोग गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी छतों पर कलर्ड कैप्सिकम यानी रंगीन शिमला मिर्च, अगर आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े स्टोर्स पर जाएं तो आपको येलो कलर में, पिंक कलर में, रेड कलर में आपको शिमला मिर्च मिलेगी। जब मार्केट में 200 रुपए किलो होती है तो वहां 1300-1400 रुपए किलो बिक रही होती है जी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है। मतलब ब्रोकली, ये ग्रीन रंग की गोभी की शक्ल की होती है, चाइनीज खानों में भी इस्तेमाल होती है, सैलेड में भी इस्तेमाल होती है, वैसे ही पकाई जाती है। तो वो उसी फिजा में और उसी जमीन में उगती है जिसमें गोभी उगती है। सिर्फ लोगों को ट्रेंड देने की जरूरत है। लिहाजा मैंने 4-5 क्रॉप्स का तो जिक्र किया है जो रेयर क्रॉप्स या वैल्यू एडिशन का बायस बनने वाली सब्जियां हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का राइस, अगर इसकी सही हौसला अफजाई और प्लानिंग हो और हुकूमत की तरफ सरपरस्ती हो, तो पिछले कई बरसों से 2 क्रॉप्स हमारी ऐसी हैं जिनमें इस वक्त कदर डिस्टर्बेंस हुई है। उसमें हमारे सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों का दखल है। फार्मिंग के एतबार से, एग्रीकल्चर के एतबार से कपास ने हमें बहुत पैसा दिया है और इस तरह राइस ने हमें बहुत पैसा दिया है। अब लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे करीब में हमारा मुसलमान मुल्क, हमारा भाई मुल्क बांग्लादेश, जो सारा पानी में गिरा हुआ है, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है कपास का, लेकिन वो टेक्सटाइल में मेहनत और स्किल और वैल्यू एडिशन से इस वक्त दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुका है। जनूबी एशिया में वो नंबर 1 हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ भी वैल्यू एडिशन से कपास एक ऐसी फसल है कि जो साउथ पंजाब और सिंध के इलाकों में होती है। ये इस तरह से ये बताएं, क्योंकि कपास हो गई या राइस हो गया, इसके मुकाबले में कैप्सिकम या आपने जो दीगर बातें की, इनमें से जो यानी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या बैरियर्स टू एंट्री के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या स्मॉल स्केल पे क्या हो सकता है, लार्ज स्केल पे क्या हो सकता है। बहुत से लोग शायद इसलिए भी देख रहे हो कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो भाई जहनों में आता है कि बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये जो आपने हाई वैल्यू क्रॉप शुरू में गिनवाई है, ये भी लार्ज स्केल है या दे कैन बी डन ऑन अ मीडियम स्केल और अ स्मॉल स्केल? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू में ये दोनों पहलुओं की तरफ इशारा मौजूद है कि जिसके पास चंद हजार रुपए हैं, 50,000 या उससे भी कम, तो वो कैप्सिकम और चेरी टमाटर और इसी तरह से वो कुकम्बर और इसी तरह से वो ब्रोकली वो उगा सकता है और ये बिक भी सकती है। दूसरा, जिनके पास सरमाया कम है, खासतौर पे हमारी यूथ जो अभी अर्निंग हैंड नहीं बनी होती, पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 40%, बाज के नजदीक 44% रकबा जो काबिल काश्त है और अनअटेंडेड है। फिर हमारे यहाँ यूट्यूब ने नॉलेज से लोगों को लैस कर दिया है कि बड़े पैमाने पर वो जमीनें जो कलर ज़दा हैं और सेम ज़दा हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है और लोगों ने अपनी मेहनत से उसे ठीक किया है। लिहाजा जिनके पास वसाइल कम हैं, अगर शहरों के अंदर 1 एकड़ 1.5 से 2.5 लाख रुपए पर सालाना लीज पर हासिल होता है, तो ये कलर ज़दा जमीन मैं इस वक्त भी बड़ी आसानी से कह सकता हूँ सिर्फ 5,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से दस्तयाब है। उसमें जिप्सन डालने से, उसमें गोबर की खाद डालने से और उसमें बाकी कुछ ऐसी चीजें जो माहिरीन बताते हैं, गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, तो वो लोग जिनके पास सरमाया कम है वो चावल में भी आ सकते हैं और दीगर क्रॉप्स में भी आ सकते हैं। तो ये तो सरमायाकारी हो गई। ऐसा हुनर सीखने के लिए क्या करना होगा ये भी, और फिर आप ये हम आएंगे क्योंकि एक बहुत पोटेंशियल हमने देखा है कि फ्रूट्स को ड्राई कर कर या दूसरी शक्ल यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल बनाकर उसको वैल्यू एडिशन करके और इसी तरह अचार और दीगर अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान एग्रीकल्चर के लिहाज से कितना जरखेज है, कितना पोटेंशियल है, कितना काम हो सकता है, प्रोग्राम में बात हो रही है। आज हम बेनकाब कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड, बेनकाब कर रहे हैं आपके सामने। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात चोलिस्तान के मंसूबे के हवाले से भी, कॉर्पोरेट ग्रीन इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं
और ख़ास तौर पे क्योंकि हमने एक दिन पहले भी इस पर प्रोग्राम किया था, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में इस शोबे यानी ज़राअत के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है या जो काम हो रहे हैं, इससे माशी तौर पे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से क्या कमी आ सकती है। दूसरा बात जो अहम तरीन दूसरी है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से है। हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ चुका है, तो अगर जो इनिशिएटिव है ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव चोलिस्तान का, क्या इससे हमारे इंपोर्ट कम हो सकेंगे? और ख़ास तौर पे अगला सवाल यही है कि क्या हम इस काबिल भी होंगे कि पाकिस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकें, जो बड़ा बुनियादी सवाल है, जिससे हमारी जो डॉलर अर्निंग्स हैं वो बढ़ सकती हूँ। तो ये सारे सवाल चोलिस्तान प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द। गोंदल साहब, आपकी इस पे क्या महाराना राय है? कितना पोटेंशियल चोलिस्तान के मंसूबे में है? वहां से हम क्या हासिल कर सकते हैं माशी तौर पे? देखिए, चोलिस्तान के मामले में तो पोटेंशियल के एतबार से हमसे बहुत ताखीर हुई है, लेकिन चलिए देर आयत दुरुस्त आयत जी। अब इसका जो प्लान बना है उसमें सबसे बड़ा मसला तो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट का है कि लोग हुकूमत के मंसूबों पर ट्रस्ट नहीं करते, हालांकि ये जानना चाहिए कि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है जी। मुआशरा हुकूमतें ही चलाती हैं खामियों के बावजूद। हमें अपने जहन को बेहतर बनाना चाहिए और जायज तनकीद जरूर होनी चाहिए। ये पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के एतबार से बहुत ही शानदार मंसूबा है और इसके अंदर अमलन मुझे विजिट करने का भी मौका मिला है। 2007 में मैंने इसे देखा, जहां हर तरफ रेत थी, हर तरफ टीले थे। अब वहां मैं 2021 में गया हूं खुद और मैंने वहां वक्त गुजारा है, तो वो टीले कहीं नहीं है बल्कि बागात हैं, फसलें हैं और कहीं कहीं अगर पानी दस्तयाब है तो वहां फिश फार्मिंग तक हो रही है। अगली बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हुकूमत अपना काम करती है, लेकिन जैसे आप मुआशरे का मीडिया के लोग जहन बनाते हैं, मैं एक टीचर हूं, तो हमें इस कैंपेन की जरूरत है कि लोगों को कहें कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स। हर मामले के अंदर थ्रेट मौजूद होती है, लेकिन वही कौमें, वही अफराद कामयाब होते हैं कि जो रिस्क लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी चीज में हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, जो मैं समझता हूँ मौजूद है जी, तो वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसमें जैसे आपने भी एक बात की कि पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकता है, तो मैं फिर यही चाहूंगा कि हम ऐसे क्वांटिफाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट ये पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकता है, थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिएगा अपने नुक्ता नजर से प्लीज। देखिए, एक बात तो आपने कह ही दी कि हमारी इंपोर्ट कम हो सकती है। मसलन कोई 80% के करीब, बाज अदादोशुमार के मुताबिक 70% से ज्यादा जो एडिबल ऑयल्स हैं, खुर्दनी तेल जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है। छोटे पैमाने पर जिंजर की कॉस्ट पाकिस्तान में कामयाब हुई है, लेकिन उसमें 90% से ज्यादा जिंजर हम इंपोर्ट करते हैं और इतना अच्छा जरी शोबा इम्कानात के साथ मौजूद है, हमें गंदम भी बाहर से लानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इस चुलिस्तान के अंदर तजर्बे कामयाब हुए हैं। फ्यू ईयर्स बैक बहावलपुर में गवर्नमेंट ने एक चुलिस्तान यूनिवर्सिटी बनाई है और वहां के माहिरीन ने तजर्बात करके लोगों को एनकरेज किया है। ठीक है, मैं कहता हूं कि डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और हमें अपनी यूथ को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जाकर फैसिलिटेट करना चाहिए। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों में नौकरी का माइंडसेट है, इसका पोर्शन कम करने की जरूरत है। अच्छा, ये अपलिफ्ट वाली बात थी। अच्छा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो जाहिर बात है जो क्रॉप्स आएंगी तो वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी या ये ग्लोबली एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सा इंटरेस्ट बाहर से भी है गालिबन, अगर मैं सही कह रहा हूँ गोंदल साहब, तो ये उनकी क्रॉप्स रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। इंटरनेशनली भी हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से काम कर सकेंगे बहुत से ममालिक के लिए, खासतौर मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, डेफिनेटली मिडिल ईस्ट के पास क्या है, देखिए आप, टोटल डेजर्ट है, पानी नहीं है। अगर पानी को वो प्रोसेस करके उसके नमक को कम करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। लिहाजा इसमें जो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है चुलिस्तान के अंदर, इसमें बड़े बड़े इदारों और बड़े बड़े सरमायादारों को इब्तिदा में जमीन मिली है, दी जा रही है और इस पे खुश होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब हैं, जो नहीं ले सकते, तो जॉब्स तो उनके लिए, अपॉर्चुनिटी तो उनके लिए पैदा हो रही है। इससे पाकिस्तान अपलिफ्ट होगा।
फिर इसी में वैल्यू एडिशन होगी, इसी में हमें बाहर से चीजें मंगवाने की बजाय अपनी, जैसे आपने कहा, फूड सप्लाई को हम बेहतर करेंगे। गल्फ की मार्केट बहुत बड़ी है और एग्रीकल्चर के साथ लाइफ स्टॉक जुड़ा हुआ है, और चुलिस्तान के अंदर मवेशी पालने के एतबार से, हनी बी फार्मिंग के एतबार से बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, और ये मार्केट दुनिया भर में, गल्फ के अलावा भी हम गोश्त को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि अगर इसमें अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम ये भी लिस्ट डाउन करें, एक तो आपने जिंजर का कहा था, फिर अपने आपने लाइफ स्टॉक का भी कहा है, और इसकी यानी मीट एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, तो किन किन क्रॉप्स यानी हम कहाँ कहाँ वहाँ पे अगर काम किया जाए तो क्या चोलिस्तान में कितना पोटेंशियल और कहाँ कहाँ है, ये बताइएगा। देखिए, चुलिस्तान तो पंजाब से शुरू हो जाता है जी। और ये जिला है बहावल नगर, फिर इसमें हासलपुर की टेरिटरी है, जिला बहावलपुर है, फिर लोधरा है, फिर मुल्तान है, डेरा गाजी खान का कुछ एरिया है, राजनपुर तक जाता है। इसके बाद सिंध शुरू हो जाता है, और सिंध में ये शुरू होता है घोटकी के एरिया से, और दराय सिंध के साथ साथ इंडिया की सरहद के साथ जो हमारा ईस्ट है, ये बदीन तक, सांगड़ तक और मिट्टी और थरपारकर तक ये किसी न किसी अंदाज में टच करता है। फिर इस तरह चुलिस्तान से मिलता जुलता थल का एरिया है, ये सेंट्रल पंजाब के अंदर है। इन सब की जमीनें एक तरह की हैं, जैसे जिला बक्कर है, जिला लिया है, जिला खुशाब है। इन सब के अंदर जो है पहले सिर्फ चना हो रहा था बड़े पैमाने पर, अब जब ड्रिप इरिगेशन हुई है, सोलर के जरिए पानी का इस्तेमाल हुआ है, अवेयरनेस बेहतर हुई है, सड़कें बेहतर हुई हैं, तो वहाँ बहुत सारी पल्सेस, दालें, जिसमें मूंग है, जिसमें मसूर है, जिसमें चने की दाल है, ये भी प्रोड्यूस हो रही हैं। गन्ना लग रहा है। किन्नो जो है वो बावलपुर के इलाके में, पहले सरगोदा सिर्फ मशहूर था किन्नो के लिए, अब बावलपुर के इलाके के अंदर जो है वो किन्नो प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये सारी वो चीजें हैं कि हम अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ बाहर की दुनिया के अंदर भेज सकते हैं। और इसमें ये रद्द अमल नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है और बड़े बड़े लोग ये जमीनें ले रहे हैं और वो खा रहे हैं। भाई, जब वो बड़े बड़े लोग लेते हैं, उनकी वो कैपेसिटी है, लेकिन वो मेहनत तो खुद नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों का जहन तब्दील करना चाहिए कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, शॉर्टकट की दुनिया से निकलना चाहिए, और जॉब लेने की बजाय हम फार्मिंग में आकर जॉब देने वाले बन सकते हैं। अच्छा, ये जो बहुत सारे लोगों को ये जो पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है थ्रू द SIFC या GCI, ये सिर्फ चोलिस्तान वाला हुआ है? ये जो थर का जिक्र आपने किया है, या और जो दीगर तकरीबन 5 शहर है, तो वहां तो अभी ये काम नहीं स्टार्ट हुआ ना? ये तो सिर्फ चोलिस्तान की बात हो रही है अभी जो बात हो रही है। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है। जैसे पहले मैंने कहा ना कि जहां 40% से ज्यादा रकबा ऐसा मौजूद हो जहां काश्त हो सकती है और वो बंजर पड़ा हो, अनअटेंडेड हो और काश्त हो सकता हो, तो उसमें किसी एक तरफ से शुरू होंगे ना। अभी देखिए, मैं मिठी भी गया हूँ, थरपारकर भी गया हूँ, तो वहां कुछ NGOs ने, मैंने कहीं पढ़ा गालबन दुआ फाउंडेशन है, डॉक्टर फयाज आलम है, गालबन कराची से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने वहां शजरकारी की है और जैतून लगाया है मिठी और थर के इलाके में। बल्कि अगर कभी आपको उनको कोई कांटेक्ट मिल सके, मैं तो फेसबुक से जानता हूं, तो उनको भी किसी प्रोग्राम में लें। और इसी तरह जो लोग उमरकोट का इलाका है थर के अंदर, वहां काम कर रहे हैं, बदीन के साथ जो सहरा लगता है उसमें काम कर रहे हैं। तो साइज के एतबार से ये इलाका जो कराची और समंदर से करीब का थर का इलाका है, इसमें अभी काम की ज्यादा जरूरत है, या गुर्बत भी ज्यादा है। ये बताएं डॉक्टर साहब कि हम मतलब हम एक टारगेट सेट करते हैं ना फ्रेम के, हम कितने साल के अंदर आपको लगता है कि थ्रू दिस SIFC या GCI इनिशिएटिव या दीगर इनिशिएटिव जो आप हो रहे हैं चकवाल में या चोलिस्तान में या दीगर सहराओं में, तो हम कितना जल्दी इससे हम वी कैन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ भी सकते हो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के फवायद भी आने लगे? कोई टाइमलाइन हम रख सकते हैं कुछ जहन में कि कितना, क्या अचीवेबल टारगेट्स क्या हैं, कब तक हैं? देखिए, डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो तो वेग काम नहीं करती, वो टेंजिबल मेजरेबल टाइम लाइन के हिसाब से अपने टारगेट्स मुकर्रर करती हैं। बदकिस्मती से इसमें अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है और सरकारी इदारों पर लोगों का इतना भरोसा नहीं है। इसके बावजूद, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में ऑलिव वैली पे बात की, वहां टारगेट मुकर्रर हुए और चंद बरसों ही के अंदर हमें सक्सेस स्टोरी मिल गई। इसी तरह से बाकी अजला के अंदर भी
हम अपने टारगेट मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि क्रॉप्स के अच्छे नतायज जो हैं वो 2 साल के अंदर आने का इम्कान होता है। एक आध तजर्बा खराब होता है, लेकिन दूसरे साल में उन्हें सस्टेनेबल बाज़ प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। जहां तक जैतून या शजरकारी का ताल्लुक है या फलों का ताल्लुक है, तो जहां तक ट्रीज का ताल्लुक है तो दे कैन टेक 5 to 10 ईयर्स, ये 5 से 10 साल का टारगेट होता है। लेकिन वैल्यू एडिशन जो है, इसमें ऐसे आइडियाज मौजूद हैं कि जिसमें बहुत थोड़ी सरमायाकारी से आप 1 साल के अंदर अपने आप को कामयाब करार दे सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास स्किल हो। और स्किल के लिए बहुत ही जरूरी है कि इस वक्त वो जरूरत नहीं रही कि आप किसी वोकेशनल इदारे में जाएं और आप किसी की दुकान पे जरूर जाएं। यूट्यूब जो है इल्म का ऐसा समंदर है कि जिस पे आप एतराज भी करें, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी बहुत हैं और बहुत स्किल और हुनर से भरे हुए प्रोग्राम जो है वो वहाँ मौजूद है। लेकिन पहले तो थोड़ा जहनियत को भी थोड़ा सा हमें अपनी तवज्जो का मरकज़, हमने जिन सेक्टर्स को बनाया हुआ है सालों से रिवायती तौर पे कि हम वहीं से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आएगा, हम अरबों डॉलर सरमाया, जैसा मैंने शुरू में कहा था, टेक्सटाइल पे लगा चुके हैं और हम तवक्को ये करते हैं कि हर साल हम वही 20-25 डॉलर पे, अरब डॉलर पे खड़े हुए हैं। और मेरे से 2008 से हम उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। अब कितने डॉलर्स की उनको सब्सिडीज मिल चुकी हैं, लोन्स मिल चुके हैं। तो पहले तो प्रायोरिटीज़ का मसला है ना डॉक्टर साहब, कि जो गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ हैं, फाइनेंसिंग प्रायोरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रायोरिटीज़ हैं, वो प्रायोरिटीज़ सेट हो, एग्रीकल्चर की तरफ आएँ, स्मॉल फार्मर की तरफ आएँ। फिर जो खतरा लेने या आपने कहा ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो लोगों में आए कि वो रिस्क लें आके और काम शुरू करें, तो फिर कुछ हो सकता है। शायद पोटेंशियल तो बहुत है जो आपकी बातों से लग रहा है। यहाँ ये अहमद फराज का शेर है ना जी, कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आपकी बात की मैं मुकम्मल तायीद करता हूं कि हुकूमत से शिकायत करें, तनकीद करें, लेकिन बहुत सारे काम अपने इनिशिएटिव से अफराद और अफराद के ग्रुप कर सकते हैं और पाकिस्तान में किए हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कौन सी जगह जहां मुसलमानों ने मस्जिद नहीं बनाई, और मस्जिद तो गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये सारे लोग एक ग्रुप की शक्ल में इसका इनिशिएटिव लेते हैं और देखते ही देखते एक छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद में तब्दील हो जाती है। अभी फ्यू इयर्स बैक मुझे पता है कि सड़कों पर सफर करते हुए वॉशरूम नहीं मिलता था, अब मोटरवेज बने हैं और प्राइवेट कंपनियों ने और अफराद ने पेट्रोल पंपों पर साफ सुथरे मतलब एक कौम बन के हम मुश्तरका तौर पे हल कर सकते हैं मामलात को। मैं डॉक्टर साहब वक्त इख्तिताम पर पहुंच रहा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में, और समराइज करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा प्रोग्राम में, एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामलात और सवालात, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मौजूद वो पोटेंशियल जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कितना ख़ास तौर पे ज़राअत के शोबे में पोटेंशियल मौजूद है, इस पर गुफ्तगू हुई। जो चकवाल में प्रोजेक्ट्स हैं या चोलिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है और कहाँ उनसे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो सकता है। आप अपना फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।